डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे नदी के बारे में और फिर कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे झील के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। आज चलिए शुरू करते हैं। जो पिछले वीडियो का थोड़ा बहुत बचा हुआ भाग था, उत्तर प्रदेश की जलवायु। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है यह उष्णकटिबंधीय व मानसूनी जलवायु है। अगर कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। यहाँ पर 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और फिर बरसात ऋतु। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में कि यूपी में ग्रीष्म ऋतु में मौसम कैसा रहता है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो औसत अधिकतम तापमान पाया जाता है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 39 डिग्री पाया जाता है और औसत न्यूनतम तापमान जो पाया जाता है वो 21 डिग्री से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। लेकिन तापांतर की बात किया जाए तो तापांतर पाया जाता है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा तबीयत ठीक न होने की वजह से आवाज सही से जा नहीं पा रहा होगा। तो जो औसत तापमान है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। इस ऋतु में कर्क रेखा नजदीक होने के कारण देखिएगा, चूंकि कर्क रेखा के नजदीक जो बुंदेलखंड वाला जो एरिया है वो कर्क रेखा के नजदीक है। और हमको पता है कि जून के महीने में जो सूर्य हैं वो कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक होते हैं और कर्क रेखा पे लंबवत भी चमकते हैं। तो उस दौरान प्रयागराज में कानपुर, फतेहपुर, आगरा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर पर तापमान ज्यादा पाया जाता है और इतना तापमान पाया जाता है लगभग 40 डिग्री से 47 डिग्री के आसपास। बुंदेलखंड में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। अभी आप लोग को बताएं क्यों पाया जाता है। मई जून महीने में पश्चिमी हवाएं तीव्र हो जाती हैं, जिनकी वजह से वहां पर लू भी चलता है। अधिक गर्मी आगरा और झांसी में होता है और सबसे गर्म गर्मी बरेली में होता है। कभी आप गर्मी के मौसम में जो जून का महीना होता है उस समय कभी आप आगरा घूमने जाइए, इतनी गर्मी होती है कि हालत खराब हो जाती है। वर्षा ऋतु देखते हैं। यूपी में वर्षा ऋतु कहाँ से होती है। 75 से 80% जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। देखिए, हमारे वहाँ जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो पूरब से आती है घूम के, उस वाली से यूपी में ज्यादा बारिश होता है, लगभग 80%। ये जो शाखा है अरब शाखा, इससे ज्यादा बारिश नहीं हो पाता है। दक्षिण पठार वाला जो हिस्सा है इधर ही थोड़ा बहुत हिस्सा बारिश हो पाता है, लेकिन 80% बंगाल की खाड़ी से ही होता है। ये भी दक्षिण पश्चिम की ही शाखा है और 80% बारिश इसी से होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अरब सागर शाखा से पठारी तथा पश्चिमी भागों में। सर्वाधिक वर्षा यूपी में कहाँ होता है, गोरखपुर में, लगभग 184.70 और सबसे कम कहाँ होता है, मथुरा में, 54.4। पश्चिम से पूर्व की जब हम पूरब से पश्चिम जाते हैं तो वर्षा कम होती है। जैसे मान लीजिए बारिश है अगर ये, तो अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाएंगे वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होती जाएगी। उसी तरह जैसे जैसे हम हिमालय से दूर जाएंगे उसी तरह वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता रहता है कि वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूरब जाने पर घटेगी कि पूरब से पश्चिम जाने पर घटेगी, ऊपर से नीचे आने पर घटेगी। तो ये कई बार दे देता है कथन निष्कर्ष करके, तो वहां दिमाग लगा के क्वेश्चन करना होता है। देखिए, सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होता है, जुलाई और अगस्त के महीने में सर्वाधिक वर्षा होता है। यूपी में सबसे भीषण बाढ़ कब आया था, 1978 में। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि बाढ़ जैसी स्थिति कहाँ बनती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश। क्यों, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही बारिश क्या होता है, ज्यादा होता है। चलिए आगे देखते हैं ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु देखते हैं, विंटर सेशन। नवंबर से जो फरवरी का महीना होता है वो विंटर सेशन होता है, इसमें शीत ऋतु का महीना चलता है। सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है, जनवरी का। देखिए इसमें जनवरी चल भी रहा है और कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता है। जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर आएंगे, ठीक है ना, वैसे वैसे तापमान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इस समझ जब जैसे जैसे जा रहे हैं ऊपर तो तापमान कम होता जाएगा नॉर्थ पोल की तरफ जिधर हम बढ़ेंगे। शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से पश्चिमी उत्तरी प्रदेश में 10 सेंटीमीटर बारिश होती है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ठंड के दिनों में यूपी में बारिश किससे होती है, तो ठंड के दिनों में जो बारिश होती है यूपी में वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। ठीक है, तो इस चीज को जरूर याद रखेंगे। और भारत के संदर्भ में भी कई बार क्वेश्चन आता है कि ठंड के दिनों में बारिश किससे होती है, तो ठंड के दिनों में जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ही होती है। तो इस चीजों को याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। वर्षा के आधार पर दो प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, आर्द्र एवं शुष्क क्षेत्र और साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। चलिए अब आगे देखते हैं। नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल। तो ये जो पहला चैप्टर जो हम चल रहा था क्लास इतना दिन से, वो ओवर हो गया। अब हम लोग की क्लास जो होगी, अगला चैप्टर झील, सिंचाई और भूगर्भ जल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इसको समझते हैं। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का जो प्रवाह है वह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की है। देखिए प्रवाह कहाँ है, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर। अगर हम मैप बनाएंगे तो देखिए क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम वाला एरिया कहलाएगा ये, और ये दक्षिण पूर्व वाला एरिया कहलाता है। तो नदी जब ऐसे बहते हुए आती है इधर से, तो फिर इधर बहते हुए चली जाती है। तो जो रूप प्रारूप बनता है आपका प्रतिरूप, वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बनता है। ठीक है। सिंचाई एवं जल संसाधन विकास मंत्रालय उत्तर प्रदेश ने 8 नदी बेसिन का उल्लेख किया है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूपी में कितने नदी बेसिन पाए जाते हैं, तो 8। उद्गम स्थलों के आधार पर 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। उद्गम स्थल मतलब जहां से नदियों की उत्पत्ति होती है। 3 प्रकार के, हिमालय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिणी पठारी क्षेत्र। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो सदानीरा होती हैं, जैसे गंगा, यमुना, काली, सरयू, गंडक और भी बहुत सारी नदियां हैं। सदानीरा मतलब जिनमें वर्ष भर पानी पाया जाता है। मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां गोमती, वरुणा, सई, पांडो, ईसन आदि नदियां हैं। दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां जिनमें विंध्य क्षेत्र से भी निकलने वाली नदियां शामिल है, सोन, रिहंद, टोंस, केन, चंबल, बेतवा और आदि। चलिए प्रमुख नदी प्रवाह तंत्र, कुछ नदियों के बारे में देख लेते हैं। उत्तर भारत की सबसे प्रमुख और हिंदुओं की पवित्र धार्मिक नदी क्या है, गंगा नदी, जिसको सुरसरी, भागीरथी, पद्मा, देव नदी, जानवी आदि नामों से जाना जाता है। गंगा के बारे में सबसे पहले देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी और सतोपत से निकलती है क्या, अलकनंदा। लेकिन अलकनंदा भी दो नदियों से मिलने से बनता है, विष्णु गंगा और धौली गंगा, और विष्णु प्रयाग में मिलकर क्या बनाते हैं, अलकनंदा। फिर अलकनंदा और आगे आता है तो पिंडार नदी मिलती है कर्णप्रयाग में, फिर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है, फिर इधर से भागीरथी और इधर से अलकनंदा, सभी नदियों को समेटे हुए कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में इसे कहा जाता है गंगा। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि गंगा कहाँ बनती है, तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से। अगर कभी क्वेश्चन आए कि गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है, तो बताइएगा गंगोत्री। शिवालिक श्रेणी को काटकर गंगा नदी ऋषिकेश व हरिद्वार से बहते हुए बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। देखिए अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि यूपी में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है, तो बिजनौर में प्रवेश करती है। इसके बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, और दाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा और कर्मनाशा है। इसको जरूर याद रखेंगे। गंगा की कुल लंबाई जहां से इसका उद्गम होता है गंगा का, तो गंगा जी का जहां से उद्गम होता है लंबाई है 2525 किलोमीटर। लेकिन उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है, 1450 किलोमीटर। तो इसको भी याद रखेंगे। ये कुल 27 जिलों से होकर गुजरती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कौन कौन से हैं, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, कासगंज, शाहजहांपुर, उन्नाव, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम हम लिख रखे हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। फिर बलिया के बाद ये कहाँ प्रवेश कर जाती हैं, बिहार में प्रवेश कर जाती हैं। गंगा के दाएं तट पर देखिएगा कौन कौन सा शहर बसा हुआ है, हरिद्वार, ये भी एग्जाम में आता है, प्रयागराज, कासगंज और गढ़ मुक्तेश्वर कहाँ है, हापुड़ में। बाएं तट पर बसा शहर कौन सा है, वाराणसी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 01 यह प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है, जो गंगा नदी पर ही स्थित है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। यमुना नदी के बारे में देखिए, इनका उद्गम बंदरपुछ के यमुनोत्री हिमनद से होता है या यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। बंदरपुछ चोटी उत्तराखंड प्रदेश में, इसका प्रवेश सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर होता है। ठीक है, ऑप्शन में सहारनपुर भी आ सकता है और फैजाबाद भी आ सकता है। इसमें नोएडा के पास बाईं ओर से हिंडन नदी आके मिलती है। यमुना की और भी सहायक नदियां हैं। 20 जिलों में, गंगा कितने जिलों में, 27, और ये कितने जिलों में, 20 जिलों में बहती हुई प्रयागराज में ही गंगा में मिल जाती है। आपको पता है कि प्रयागराज में ही संगम है और इसमें आज नहान भी था, आप लोग देखे होंगे। कुल लंबाई 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रामगंगा रथवाहिनी नदी के बारे में देखिए, पौड़ी जिले के दूधा
तोली पर्वत के जलागम क्षेत्र से निकलती है। कालागढ़ किला, अब देखिए इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि कालागढ़ किला किस नदी के किनारे है। तो कालागढ़ किले के निकट मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और फिर बिजनौर जिले में यह प्रवेश करती है, यानी यूपी के बिजनौर में इसका भी एंट्री होता है। और फिर से आप गंगा देखेंगे तो उनका भी बिजनौर में प्रवेश होता है। कोह नदी इनकी सहायक नदी है और ये कन्नौज के निकट गंगा में जाके मिल जाती है। क्वेश्चन आ सकता है कि रामगंगा कहाँ मिलती है? कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। अब देखते हैं काली नदी, जिसको शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम कहाँ है? काला पानी। देखिए एलटी ग्रेड अभी एग्जाम था तो उसमें एलटी ग्रेड में काला पानी पूछा था, किस देश के साथ? नेपाल के साथ। फिर ठीक है, तो इसका उद्गम कहाँ है? काला पानी पिथौरागढ़ के पास इनका उद्गम स्थल है। यहीं पर एक मिलम हिमनद है जहाँ से गौरी गंगा निकलती है। पीलीभीत एवं नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, यही क्वेश्चन यूपी एलटी ग्रेड में आया हुआ था। सीतापुर के बासरा या बहराम घाट में करनाली घाघरा से मिल जाती है, यानी सीतापुर में क्या होता है? यह जाके घाघरा से मिल जाती है। घाघरा जिसको अयोध्या में सरयू के नाम से भी जाना जाता है, इसको करनाली के नाम से जाना जाता है, इसको घाघरा के नाम से जाना जाता है। इस पर नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के नाम से कल आप लोग को मिल जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करना न भूलें। धन्यवाद।